अस्सलाम वालेकुम, I'm राफ़ा आसिफ, you're watching The Foreign Desk। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो कि रैपर भी है, इंजीनियर भी, मेयर भी और अब दुनिया के पहले यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। मैं बात कर रही हूँ बलेंद्र शाह की। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पहले रैपर थे, इंजीनियर भी, मेयर भी और अब प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो आप ये बताएं कि अगर हम बैकग्राउंड पर बात करें तो ये कौन है और जो नेपाल की जो यूथ है वो उन्होंने इतनी जल्दी इनको एक्सेप्ट कैसे कर लिया? देखिए ये जेन जी लीडर हैं, ठीक है। और यूथ आप देख रही हैं कि हर मुल्क के अंदर अब ड्राइविंग फोर्स बनती चली जा रही है। कौन हम पे रूल करेगा, क्या उनको अपने फ्यूचर, मुल्क के फ्यूचर के लिए चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बलेंद्र शाह, एग्जैक्टली बांग्लादेश की एग्जांपल हमारे सामने, ख़ासतौर से साउथ एशिया में अगर आप देखें ना तो ये ट्रेंड्स काफ़ी हद तक चेंज हो रहे हैं। वहाँ पे भी यूथ ने ही मूवमेंट चलाई थी और नेपाल के अंदर भी देखें अब बलेंद्र शाह जो हैं 36 ईयर्स ओल्ड, राइट, 35 ईयर्स, सो ही इज़ नॉट इवन 36, रैपर रहे हैं। अच्छा, और रैप वैसे ही आपको पता है कि आजकल जो यूथ है वो म्यूज़िक में एक बड़ा पॉपुलर एक कल्चर बनता चला जा रहा है उनके दरमियान, और उसमें उनका जो म्यूज़िक भी देखें एज अ रैपर तो वो भी क्या था, वो रिफॉर्म्स की बात थी, वो फ्यूचर की बात थी, वो भी आपको एक यूथ ड्रिवन उसमें म्यूज़िक में उनकी कॉम्पोजिशंस नज़र आती थी। बल्कि जहाँ से इन्होंने म्यूज़िक का स्टार्ट लिया था, इनका पहला जो सॉन्ग था उसका नाम था सड़क बालक, यानी सड़क का बच्चा। हाँ, सड़क का बच्चा, एग्जैक्टली, कि जो आम आदमी है, जो आम एक बच्चा है, आम यूथ है, वो बहुत हद तक रिलेट करती आई है उनके म्यूज़िक से, ठीक है। फिर आप जब एक ग्राउंड सेट कर देते हैं और फिर ऑब्वियसली 3 साल काठमांडू के मेयर भी रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे भी इनके जो एक्शंस हैं वो आज तक लोग याद करते हैं। हमारे यहाँ भी जो इश्यूज़ आते हैं, इंक्रोचमेंट्स और आपको एंटी करप्शन जो है वो काफ़ी इनकी कैंपेन्स नज़र आती हैं। अब करप्शन अगेन हमारे इस रीजन का ना बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। हर मुल्क के अंदर हमें ये सुनने को मिलता है कि जी हमारे लीडर्स करप्ट हैं और करप्शन की नज़र हमारे फंड्स हो गए, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स नहीं हो सके। सो उन्होंने उन चीज़ों पे ध्यान दिया जो वाकई अवाम को बहुत हर्ट कर रहे थे, जो बेसिक उनके इश्यूज थे, जो उनकी नेसेसिटीज़ हैं वो उनको उनके डोर स्टेप तक प्रोवाइड करने की बात करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंकरेजिंग कि अब बलेंद्र शाह, बालन शाह जिनको लोग कहते हैं, वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं और यूथ के लिए बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगी कि पॉजिटिव इक़दाम है, ताकि आप देखें और भी लोगों को फिर इसी तरीके से इंकरेजमेंट मिलती है कि वो पॉलिटिक्स में आएँ। अब इनका भी अगर आप बैकग्राउंड देख लें, जैसे मैंने कहा कि वो जो 2025 के जो जेनजी प्रोटेस्ट थे वो काफ़ी हद तक आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से उन्होंने एक मोमेंटम बनाया इनके लिए। फिर उन्होंने 2026 में RSP पार्टी ज्वाइन कर ली, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, और फिर हमने देखा कि मार्च में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री इनको जनरल इलेक्शंस में मिली है, उसके बाद हम किस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग इनकी लगती है, वो ये कि अब क्योंकि हम मीडिया पे बात कर रहे हैं, आप आजकल जितने लीडर्स को देखती हैं ना, आपको नज़र आएगा कि वो मीडिया पे बड़ा अपनी ये कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। आपको नज़र आएगा कि वो वो यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स और पता नहीं ख़ास तौर से सोशल मीडिया पे डिजिटल जो मीडिया है उसमें काम करने वाले लोगों को बुलाएंगे, अपनी पब्लिसिटी करेंगे, अपनी कैंपेन्स पे लेके जाएंगे। बट इनकी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, वैसे इंटरेस्टिंग तो है ही, बट आई पर्सनली लाइक इट, वो ये है कि इन्होंने काफ़ी हद तक मीडिया को अवॉइड किया है। ये ज़्यादा मीडिया से बात नहीं करते। इवन मैं BBC और CNN वगैरह को भी देख रही थी, उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं साउथ एशिया के, उन्होंने बड़ी कोशिश की इनके कैंपेन्स में इनसे बात करने के लिए, लेकिन ये ना वो साइड से निकल जाते हैं, माइक आगे हो रहे होते हैं इनके, लेकिन अवॉइड करते हैं। आई पर्सनली थिंक कि बड़ी अच्छी बात है। जहाँ पे बहुत से लीडर सिर्फ और सिर्फ मीडिया का सहारा ले रहे होते हैं अपनी मशहूरी के लिए, फेम के लिए और अपना मैसेज दूसरों तक पहुँचाने के लिए, इन्होंने वो चीज़ मीडिया की बजाय ऑन ग्राउंड करके दिखाई कि भाई जिसने वोट देना है, जिसने सपोर्ट करना है, वो आपका ऑन ग्राउंड काम देखेगा। हमारे यहाँ कुछ है, पाकिस्तान में भी अगर आप देखें ना, पाकिस्तान में मुझे थोड़ा ये कल्चर अब बहुत वियर्ड लगने लग गया है कि आप जो हैं वो किसी इंसान की परफॉर्मेंस को ऑन ग्राउंड जज नहीं कर रहे, असेस नहीं कर रहे हैं। आप जो है ना मीडिया पे देख रहे हैं, हाँ, आप ये देखते हैं, अच्छा जी इसका सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं, अच्छा कितने यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर व्लॉग्स किए हैं, कितने पॉपुलर हैं, कौन कौन सोशल मीडिया पे बैठ के इनकी तारीफें कर रहा है। तो वो थोड़ा सा मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है जो हमारे पाकिस्तान में होता है। लेकिन नेपाल के
ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने साबित किया है कि भाई अगर आप सोशल मीडिया पे बात हर किसी से जाके नहीं भी करेंगे, हर किसी को इंटरव्यू नहीं भी देंगे, तो भी आपका काम बोलेगा। जो आप ज़मीन पे काम कर रहे हैं अपने इलाके के लोगों के लिए, वो काम दिखाएगा कि आप कितने पॉपुलर हैं। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, और जो इनके प्लान्स हैं वी जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर दोज। सितंबर 25 में जो ये नेपाल की यूथ है, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर बैन इन्होंने लगा दिया था गवर्नमेंट ने, उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किए, यहाँ तक कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे KP शर्मा ओली, उनको रिज़ाइन करना पड़ गया। तो आप ये बताएं कि ये जो मूवमेंट की शुरू कहाँ से हुई और इसने नेपाल की सियासत को किस तरह से बदला है? देखें, ये अगर आप अगेन वही बात आ गई कि यूथ डिसाइड कर रही है हमारे मुल्क में कौन आएगा, कौन रूल करेगा, क्या स्ट्रैटेजी लेके चलनी है, मैनिफेस्टो किस पार्टी का क्या होना चाहिए। ये यूथ ड्रिवन आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम्स कुछ ममालिक में नज़र आ रहा है, जिसमें हम बांग्लादेश और नेपाल की मिसाल देते हैं। अब बांग्लादेश में भी ऐसे ही हुआ था, एक वो कोटा सिस्टम पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ और वो बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंचा कि शेख हसीना वाजिद को रिज़ाइन करना पड़ा। उन्होंने मुल्क से ही भगा दिया उसको, वो भाग के बैठ गई फरार होके छुप के इंडिया में। अब नेपाल में भी इसी तरीके से KP शर्मा ओली, ठीक है, वो रिज़ाइन करना पड़ा। अगेन फिर जो अभी जो जनरल इलेक्शंस में उन्हीं को डिफीट दी इन्होंने, जो कि बहुत बड़ी बात है कि जी ये एक प्राइम मिनिस्टर रहा है एक इंसान और आपने उसको हराया है। अवाम अब ये ख़ास तौर से यूथ जिनको हम जेन जी कहते हैं, अब सोशल मीडिया पे इनकी प्रेजेंस तो है, ये आपके कारनामे जो है ना सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं। अगेन कंट्रास्ट थोड़ा सा नज़र आएगा, जैसे मैंने पहले कहा कि इन्होंने सोशल मीडिया पे अपना मीडिया फोकस नहीं रखा बालन शाह ने, लेकिन काम पे फोकस ज़रूर रखा। एट द सेम टाइम वो आपको ये भी बता रहे हैं कि यूथ किसी किस्म की पाबंदी बर्दाश्त ना करे। अगर हुकूमत के ख़िलाफ़, नेपाल की हुकूमत के ख़िलाफ़ कहीं पर सोशल मीडिया के ऊपर आपको कोई कैंपेन चलती हुई नज़र आती है, ये लोग अपने व्यूज़ देते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो आपको, चलें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को साइड पे कर दें, लेकिन डिजिटल मीडिया पे तो है ना कि आप जो बात करना चाहें, जैसे बात करना चाहें विदाउट सेंसरशिप वो चली जाती है, बिकॉज ये आपके कंट्रोल में है। आप कुछ एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ उसको पोस्ट कर सकते हैं। सो अगर नेपाल की हुकूमत से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम पे क्रिटिसिज्म आ रहा है, और फिर उन्होंने क्या फैसला किया कि जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही बैन करना शुरू कर दो, विच इज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, हमारे यहाँ भी एक दो दफ़ा ऐसा हुआ, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं, बट अगर आपको याद हो तो ट्विटर की हद तक ये बात ज़रूर हुई थी कि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ें थी तो वो उसको बैन किया गया। काफ़ी महीनों तक वो बैन रहा और अब तो खैर दोबारा खुल गया। उस पर भी ज़ाहिर है प्रोटेस्ट हमारे यहाँ सड़कों पर नहीं हुए, उस तरह नहीं हुए जैसे नेपाल में हुए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको लोगों की राय नज़र आती थी। सो ये हमेशा से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते आए हैं। जिसने जो बात करनी है उसको अपनी राय का इजहार करने का हक हासिल है और वो राइट उससे कोई भी हुकूमत नहीं छीन सकती है। हाँ चलें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हम देखते हैं मजबूरियाँ होती हैं, बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो कि सरकार से, हुकूमत से फंडिंग ले रहे होते हैं, स्पॉन्सरशिप पे, एडवर्टाइजमेंट पे चल रहे होते हैं, लेकिन ये डिजिटल मीडिया की सिचुएशन नहीं है। और फिर वो प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़े कि प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। सो यूथ की पावर को ना हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे आई थिंक बांग्लादेश में भी ये गलती हुई, नेपाल की हुकूमत ने भी गलती की कि अंडर एस्टिमेट किया यूथ को। तो यूथ की क्या पावर है वो उन्होंने आपको दिखाई है, और फिर यूथ में से ही एक प्राइम मिनिस्टर जो है आज नेपाल को रूल कर रहा है। बालन शाह ने 68,000 से ज़्यादा वोट्स लिए थे, बड़े मार्जिन से वो आगे आए। आपके ख्याल में उनका जो मैंडेट है उसको कितने बड़े चैलेंजेस का सामना हो सकता है? देखिए, चैलेंजेस वही रिवायती ट्रेडिशनल चैलेंजेस जो हमारे पूरे इस खित्ते के हैं। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आपने जो वादे किए हैं अब आपको उन पे डिलीवर करना है। दैट्स इट। एक शख्स जो कि एक सिटिंग तो खैर नहीं, लेकिन अभी चंद महीने पहले ही जो KP शर्मा ओली ने रिज़ाइन किया, बट वो प्राइम मिनिस्टर तो थे। ठीक है, अगर उनको इतनी बड़ी तादाद में वोट लेके डिफीट करके आ सकता है, सो उसके लिए वो ट्रेडिशनल जो सियासतदान है ना, वो उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, वो ख़तरा नहीं है। आपके अपने जो वादे हैं, आपने जो अवाम को एक रुख दिखाया है, एक फ्यूचर की एक पिक्चर, बड़ी पॉजिटिव पिक्चर पोर्ट्रे की है,
उस पे आपने डिलीवर करना है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इनको आज सच कोई रिवायती चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आपने जो वादे किए, देखिए करप्शन जो सबसे बड़ा एक नासूर बन चुका है पूरे रीजन का, आपने कहा है कि जी आप उस पर कोई ज़ीरो टॉलरेंस है, वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो अब आप जब प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपके वज़रा क्या करते हैं, मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस क्या है, मिनिस्ट्रीज़ की, डिपार्टमेंट्स की क्या परफॉर्मेंस है, क्या वाकई करप्शन रुकी है, और फिर जो लोग करप्शन में मुलव्वस पाए जाते हैं क्या उनको सज़ाएं होती हैं। जो सुडान गुरंग हैं, इनके होम मिनिस्टर थे, वो डीजे भी रह चुके हैं इनके साथ, तो उनको भी रिज़ाइन करना पड़ गया करप्शन के चार्जेस में। बिल्कुल। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको साबित करती हैं कि आप अपनी बात पे अभी तक खड़े हैं। फ्यूचर में भी लोग इन्हीं चीज़ों पे असेस करेंगे, इन्हीं चीज़ों पे जज करेंगे कि क्या वाकई आप करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पर कायम हैं, क्या जो डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस नहीं है उनको कैसे आप अकाउंटेबल ठहराएंगे, वो कैसे जवाब दें हैं आवाम को। वोट का मकसद क्या है? जब आपको अवाम अपना वोट दे के आप पे अपना ट्रस्ट जो है वो एक तरीके से आप पूरी दुनिया को दिखा के कि जी ये शख्स है, यही हमारे फैसले करेगा। सो उन फैसलों के अंदर क्या आप अपनी की भी बात से पीछे तो नहीं हटते? ये वो पैमाना है, ये वो एक बैरोमीटर है जिस पे लोग आपको जांचने की कोशिश करते हैं। और अभी तक जैसे आपने मिसाल दी है कि उन्होंने नहीं देखा कि मेरे साथ पुरानी वाबस्तगी है इस डीजे की जो उनका मिनिस्टर भी था, लेकिन उसको सैक किया। सो अगर यही एग्जांपल्स आगे भी नज़र आती हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो करप्ट लोग हैं, गवर्नेंस बेहतर आप बनाने के लिए क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इनके लिए चैलेंज हैं। ट्रेडिशनल ऑपोजिशन, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, वो बालन शाह के लिए चैलेंज नहीं है। अच्छा, जब बालन मेयर बने थे तो उन्होंने ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया, फिर इंडिया की उन्होंने मूवी को भी बैन कर दिया था, और मतलब इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे इनके उस टाइम पे। और अब इन्होंने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, इन्होंने इनको इनवाइट किया, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं रिवायती तौर पे नहीं जाऊँगा, तस्वीर खिंचवाने के लिए अपनी कंडीशंस लेके बाकायदा तौर पर उस तरह से मैं जाऊँगा। तो आपको क्या लगता है कि इनकी गवर्नमेंट में कैसे इनके ताल्लुकात रहेंगे इंडिया के साथ? देखिए, नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात की हिस्ट्री समझना बड़ा ज़रूरी है। देखें, ट्रेडिशनली तो अगर आप अवाम की बात करें, बॉर्डर्स खुले हैं, इंडियंस जो हैं वो नेपाल जा सकते हैं, नेपाल से लोग जो हैं वो इंडिया जा सकते हैं, काम भी करते हैं वहाँ पे। फिर इनकी आपस में ख़ानदानों की शादियाँ भी हुई हुई, वो जो रोटी बेटी रिलेशनशिप जिसको कहते हैं वो भी है कि जी आप एक दूसरे के मुल्कों में काम भी कर रहे हैं, फिर आपकी रिश्तेदारियाँ भी हैं। तो ये तो ट्रेडिशनली हमें नज़र आया है कि जी वो टाइज रहे हैं स्ट्रॉन्ग। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इंडिया को अगर आप देखें लार्जली एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सो सिर्फ नेपाल नहीं, इस रीजन के बाकी ममालिक को भी शिकायत हैं। चलिए पाकिस्तान और इंडिया को साइड पे कर दें, क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखें तो हम क्या कहते हैं कि भाई हमारी तो जंगें हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली मई 2025 में हमने इंडिया को शिकस्त दी है, आज तक वो इंडिया भूला नहीं है मार्का हक जो पाकिस्तान ने। इंडिया को एक गुमान था, वहम था कि वो बड़ी मिलिट्री ताकत है, पाकिस्तान ने वो सारा घमंड जो है उसका तोड़ के रख दिया। ठीक है, सो वो एक नई चोट है। 1 साल हो गया इंडिया उससे रिकवर नहीं कर पा रहा, 1 साल से उनको डिप्लोमेटिक लेवल पे बड़ी शिकस्त खानी पड़ रही है। इंडिया का झूठ जहाँ पे वेस्ट में बहुत ज़्यादा चला करता था, मीडिया इंडिया के मौक़िफ़ को मार्केट करता था, अब वो सारा कुछ मामला ख़त्म हो गया है। अब लोगों को समझ आ गई कि भाई इंडिया जो है वो बातें करने में बहुत तेज़ है, लेकिन असल में तो ये पाकिस्तान का भी मुकाबला नहीं कर सका। तो पाकिस्तान से बड़े जो ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर चाइना, उनका क्या मुकाबला करेगा। अमेरिका ने इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट इसीलिए किया था कि चाइना को काउंटर कर सके। अमेरिका भी पीछे हट गया इंडिया की परफॉर्मेंस देखने के बाद। पाकिस्तान का मैंने इसलिए का साइड पे कर दें, हम रवायती दुश्मन है, हमारा मेन डिस्प्यूट कश्मीर का डिस्प्यूट है। लेकिन पाकिस्तान के अलावा इस रीजन में मुझे बताएं कौन से ममालिक हैं ऐसे हैं जिनका बड़ा अच्छा ताल्लुक इस वक्त इंडिया से हो? अफगानिस्तान, सिर्फ अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान भी आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफगानिस्तान को भी अगर देखें तो ये वो मुल्क है जिसमें ये जो तालिबान रजीम आई है, इंडिया एक टाइम पे इनकी मुखालफत करता था। इंटरनेशनल कम्युनिटी को सबको कहता था कि भाई इनको बैन होना चाहिए, इनको कोई हक नहीं होना चाहिए। आज वही तालिबान जो टेररिज्म कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं, आज वो इनके दोस्त हैं। आज वो कहते हैं कि जी इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई हैं। चलें मान लेते हैं। अफगानिस्तान के अलावा आज बांग्लादेश किधर खड़ा है, नेपाल किधर खड़ा है, श्रीलंका किधर खड़ा है। सारे ममालिक जो है ना वो इंडिया से अब दूर होना शुरू हो गए, क्योंकि इंडिया की असलियत सबके सामने आना शुरू हो गई है। भूटान, वहाँ भी ताल्लुकात आपको ख़राब नज़र आते हैं। मालदीव्स
मालदीव्स की जो नई हुकूमत आई है, आपको पता है उन्होंने नो इंडिया पॉलिसी रखी है कि वो इंडिया को अपनी प्रायोरिटी पे, प्रेफरेंस पे रखते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया ने हमारे साथ जो है वो जो सलूक किया है वो किसी भी सूरत हमारे मुल्क के फ़ायदे में नहीं है। बांग्लादेश में भी यही हुआ। हसीना वाजिद बैठी हुई थी, इंडियन कठपुतली बैठी हुई थी, उनकी पपेट थी, जो मोदी को चाहिए वो कर रही है। पाकिस्तान की नफरत में वो पॉलिसीज बनती चली जा रही थी। लेकिन वहां पे भी क्या हुआ, यूथ खड़ी हुई, यूथ ने कहा बस इनफ इज इनफ नाउ, अब आप इंडिया के इन्फ्लुएंस से अपने मुल्क को बाहर निकालें, और वो हुआ। अच्छा, नेपाल में भी यही है। अच्छा, अगेन थोड़ा अगर आप बॉर्डर डिस्प्यूट्स देख लें वो भी आपको नजर आते हैं। बांग्लादेश और इंडिया का भी, वहां पे आपको जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ग्रेटर बांग्लादेश जो उनका मैप है, जो डॉक्टर मोहम्मद यूनस ने सामने लेकर आए थे, जो प्रेजेंट किया था, उसमें भी अगर आप देखें तो वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है बांग्लादेश कंसिडर करता है अपना हिस्सा। वहां पे भी हर दूसरे तीसरे महीने आपको कोई ना कोई इंसर्जेंसी की खबरें आती हैं। वहां पे भी लोग खुश नहीं हैं इंडियन सरकार से, वो चाहते हैं कि वापस बांग्लादेश का हम किसी तरीके से हिस्सा बने। इंडिया वही रिवायती हठधर्मी, नहीं जी हमारा हिस्सा है ये, ठीक है। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ वही हठधर्मी आपको नेपाल के मामले में भी नजर आती है। नेपाल के साथ भी इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट है, काला पानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा रीजन के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है कि जो कंट्रोवर्सी सामने है, इसका आगाज अगर आप देखें तो एक ऐसा इवेंट हुआ था गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2019 में, नवंबर दिसंबर 2019 में, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं, उन्होंने इंडिया का एक नया नक्शा जारी किया था। उसमें ये वाले जो रीजन मैंने आपको बताया ना, उन्होंने इंडिया के अंदर शो किए कि ये इंडिया का हिस्सा है। इस पे बहुत गुस्सा आया नेपाल में, बहुत अवाम का गुस्सा था, लेकिन वो एक और इवेंट से मजीद बढ़ गया। दूसरा इवेंट इंडिया की तरफ से क्या हुआ कि अगले ही साल 2020 में उन्होंने एक इसी रीजन के अंदर एक सड़क बनाई, ठीक है, 80 किलोमीटर वो लंबी सड़क बनाई, जो कि इस रीजन में, डिस्प्यूटेड रीजन में आती है, जिस पे नेपाल में फिर से बहुत गुस्सा आया कि ये हमारा रीजन है, तो इंडिया कैसे यहाँ पे कोई तामीर कर सकता है, सड़क बनाए या कुछ और बनाए, पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हमारा हिस्सा है। अच्छा, इसके जवाब में जो इंडिया है, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनका जवाब आया था कि जी ये इंडियन टेरिटरी है, ये नेपाल गलत क्लेम कर रहा है, ये उनका हिस्सा है ही नहीं, ये हमारा हिस्सा है, तो हम जो चाहें कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसने नेपाल की आवाम को, जो एक इंडिया का एक हमेशा से एक जोम रहा है ना कि मैं बड़ा मुल्क हूँ और मैं तमाम रीजन के ममालिक पे अपना इन्फ्लुएंस कायम रखूंगा, उसको उनकी आवाम ने तोड़ा। प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे इस डिसीजन के बाद कि पहले आपने एक नक्शा जारी किया जिसमें आपने इन रीजन्स को इंडिया का हिस्सा दिखाया जो कि नेपाल के हिस्से हैं, फिर आपने उस हिस्से में, डिस्प्यूटेड एरिया में, सड़क बना दी जो कि नेपाल का हिस्सा था। फिर नेपाल की हुकूमत ने यहाँ तक भी कहा था कि अगर आपने वाकई तामीर करनी थी तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो आप हमसे पूछ लेते, हमसे मुशावरत कर लेते, आपस में मिलजुल के, पता होता, उनके नॉलेज में नहीं था, वहां पे सड़क बना दी। ऐसे प्रोटेस्ट्स हुए कि वहाँ जो नेपाल की हुकूमत है फिर वो मजबूर हो गई कि उन्होंने नेपाल का एक नया नक्शा जारी किया जिसमें फिर जो ये हिस्से हैं वो वहाँ बाकायदा तौर पे दिखाए गए। और फिर इंडिया को प्रॉब्लम हुआ कि जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं और जो हमारी टेरिटरी के रीजन्स हैं, हमारे जो कुछ शहर हैं, बल्कि गाँव हैं रादर, वो आपने कैसे अपने नक्शे के अंदर शामिल किए हैं। तो आपको मुमासलत नजर आती है, ग्रेटर बांग्लादेश, ग्रेटर नेपाल, हर मुल्क जो है ना, ये जो इंडियन अग्रेशन आपको इस चीज में नजर आती है ना कि मैं बड़ा देश हूं, मैं बड़ा मुल्क हूं, बिग ब्रदर, ठीक है, वो बिग ब्रदर बन के भी फिर दिखाए ना। लेकिन आपने क्या किया, इस रीजन में को एग्जिस्ट करना नहीं सीखा। इंडिया को बिल्कुल आज तक को एग्जिस्ट करना बाकी ममालिक के साथ, बाकी नेशंस के साथ नहीं आया। ये अपनी ना अजारादारी कायम करते हैं, ये अपने आप को दूसरे ममालिक को एग्जैक्टली उन पे मुसल्लत करते हैं कि जी हमारी पॉलिसीज जो है ना, हम बड़ी पॉपुलेशन हैं, हम बड़ी इकोनॉमी है, हम बड़ी मिलिट्री ताकत हैं, तो हमारी जो पॉलिसीज हैं वो ही बाकी रीजन्स के अंदर और बाकी ममालिक के अंदर चलें। ये पॉसिबल नहीं है।
आप अगर को एग्जिस्ट करते, आप अगर वाकई एक भाईचारे के साथ चलते, तो आज ना श्रीलंका आपसे दूर होता, ना नेपाल दूर होता, ना भूटान दूर होता, ना मालदीव्स दूर होता, पाकिस्तान भी आपके करीब आने को, डायलॉग करने को तैयार रहा, बहुत से इवेंट्स पे हुए भी। लेकिन ये जो अभी वहाँ मोदी सरकार बैठी हुई है ना, ये किसी सूरत अपनी उस इजारादारी को ख़त्म करना नहीं चाहते। अब देखें, इंडिया के अंदर भी उसका रद्द अमल आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है, लोग तंग हैं कि भाई ये हुकूमत जो है वो हमें कहीं का नहीं छोड़ रही है। रीजन के अंदर किसी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है, जैसे आपने मेंशन किया, सिवाय तालिबान के, सिवाय अफगानिस्तान के, आपको कोई एक मुल्क बता दें जो आज इंडिया से खुश नज़र आता है। सो बुलंदरा शाह का जो इंडिया का विजिट उन्होंने एक्सेप्ट किया है और वो इंडिया जाते हैं, तो उनको पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उन्होंने क्या बात करनी है। ठीक है, बालन शाह को पता है कि ये जो इनका अपनी सॉवरेनिटी है नेपाल की, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जो डिस्प्यूटेड टेरिटोरीज हैं उस हवाले से लाजमी बात होगी। एंड एट द सेम टाइम ट्रेड है, किस तरीके से अपने इकोनॉमिक टाइज को बेहतर करना है, वो हर दौर में चलते रहते हैं, वो हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है और उस पर काम भी होता है। सो हो सकता है कुछ MOUs वगैरह हो जाएं, लेकिन आप वो MOUs या ट्रेड अपनी सॉवरेंटी पे कॉम्प्रोमाइज करके नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये बालन शाह को बहुत अच्छे तरीके से पता है। जो वो अपनी कंडीशन साथ लेके जाने की बात कर रहे हैं, उसमें ये सर फहरिस्त होगा कि आपने जो दूसरे ममालिक पे उनको छोटा कंसिडर करके, छोटे मुल्क कंसिडर करके जो रोब, जो दबदबा अपना उन पे आपने जमाना था, वो अब ख़त्म हो गया। ठीक है, आप अब बड़ी मिलिट्री ताकत, जदीद तरीन वेपन्स, असलहे के बावजूद पाकिस्तान से हार सकते हैं। तो आप हमें ये मत बताएं कि आप बड़ा देश है। आपकी इकोनॉमी की जो हालत है वो सबको पता है। आज भी जो इंडियन आप व्लॉगर्स उठा के देखें, वो आज भी कहते हैं कि भाई इंडिया में तो टॉयलेट्स नहीं है। हम किस मुंह से कहते हैं कि जी हम बड़ा देश हैं इस पूरे रीजन के अंदर। हाँ, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन उस पॉपुलेशन के साथ आपने क्या किया है? उस पॉपुलेशन को आपने एक जो सबसे बड़ा एसेट आपका होना चाहिए था, आपने अपनी एक एक बिल्कुल ही कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स की नज़र कर दिया है इस मोदी सरकार ने। सो मच सो कि कांग्रेस जो कभी बोलती नहीं थी इनके खिलाफ, उनके पास कुछ बोलने को नहीं होता था, वो भी बोल रहे हैं कि जी आप कर क्या रहे हैं, आपने हमारा इंडिया का इमेज ख़त्म कर दिया है। सो ये जो बराए नाम, ये जो फजूल किस्म के आपको नारे नज़र आते हैं ना, शाइनिंग इंडिया, नो सॉरी, नॉट सो शाइनिंग, वो पूरी दुनिया को अब नज़र आ रहा है। सो आपने शाइनिंग इंडिया, बिगर इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, वो सारे का सारा जो इमेज और परसेप्शन बड़े सालों की मेहनत करके बनाया था ना, वो सब टूट गया है। सब रीजन के सारे ममालिक को पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी क्या औकात है। सो हर मुल्क जो है वो आपसे आपका इन्फ्लुएंस अपने मुल्क में नहीं चाहता। वो चाहता है कि अगर आप वाकई बराबरी की बुनियाद पे सलूक रख सकते हैं, बराबरी की बुनियाद पे आप हमारे साथ कोई रिलेशंस रखना चाहते हैं, सो फाइन, हम यहीं पे हैं, नेबर्स है ना, नेबर्स तो आप चेंज नहीं कर सकते, आपने वहीं पे एग्जिस्ट करना है। ये इंडिया है जिसको नहीं आया को एग्जिस्ट करना। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप हम पे कोई धौंस के जरिए कोई रोब जमाने की कोशिश करेंगे तो वो अब एक्सेप्टेबल नहीं रहा है। जो चीज़ होगी वो हमारे मुल्क को, बालन शाह के लिए भी नेपाल फर्स्ट पॉलिसी है, चाहे वो ताल्लुकात फिर इंडिया से बना रहे हों, पाकिस्तान से बना रहे हों, बांग्लादेश से बना रहे हों, चाइना से बना रहे हों, जिस मर्जी मुल्क से बना रहे हों, इंडिया ही है ना। आज जो मैंने पहले कहा, कश्मीर डिस्प्यूट आपको पाकिस्तान के साथ नज़र आता है, ये वाले रीजन का नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ। भाई ये कौन सा एक मुल्क है जिसके सबके साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो सबकी टेरिटोरीज पे जो है वो हक जमाने की कोशिश कर रहा है? वो इंडिया है। सो आपको फसाद की जड़ समझ में आ जाती है। लेकिन ये चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक के अवाम रियलाइज कर रहे हैं। अब वो टाइम चला गया कि इंडिया जो है वो अपनी मूवीज़ बनाता है, मूवीज़ के ज़रिए प्रोपेगेंडा करता है, क्योंकि मूवीज़ अच्छी बना लेते हैं, मूवीज़ बनाने में तो बड़े उस्ताद हैं ये, तो प्रोपेगेंडा फैलाते होते थे। वो एक वॉर पे बनाया, वो चाइना के साथ वॉर पे बना दिया, एक पाकिस्तान के साथ वॉर पे बना दिया, वो ये पहलगाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया इस पे कुछ बना देंगे, ऑपरेशन सिंदूर जो इनका फेल हो गया उस पे कुछ बना देंगे। दुनिया को मूवीज़ के ज़रिए बेचते हैं कि जी हम तो जंग जीत गए, बाकी सारे जो है ना वो बड़े फारिग हैं,
हकीकत में आए ना भाई, मूवी के मैदान में छोड़े, हकीकत में आपको हमने दिखा दिया मई 2025 में कि आप किधर खड़े हैं और पाकिस्तान किधर खड़ा है। सो ये प्रोपेगेंडा जो है ना अब इंडिया का आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है, खत्म हो रहा है। जो झूठ इनका बिक जाता था, लोग मान लेते थे, वो टाइम अब गुजर गया। तो नेपाल ना अब अपने लिए एक बड़ा किरदार भी साथ साथ देखें डिसाइड कर रहा है। अब वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे मुल्कों के अंडर इन्फ्लुएंस नहीं रहना चाहता है। बालन शाह ने अभी जो तमाम ममालिक के जो नेपाल में एम्बेसडर्स मौजूद हैं उनको बुला के जो बात की है कि ख़ास तौर से इंडिया और चाइना जैसे दो ममालिक के दरमियान के जी एक वाइब्रेंट ब्रिज का हम किरदार अदा करेंगे। सो नेपाल अपने आप को एक बड़े रोल में देख रहा है। बालन शाह की क़यादत में वो नेपाल का बिगर रोल आपको नजर आएगा। रिलाय नहीं कर रहा उधर झुकाव। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया चाहता है और चाइना से नहीं बना के रखो, चाइना का इंडिया नहीं। अब बालन शाह की जो पॉलिसी है कि हम अपने जो मफादात है ना, अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको सामने रख के फैसले करेंगे। अब आप हमें नहीं बताएंगे कि आपने हमसे क्या करवाना है। हम आपके पपेट्स नहीं हैं कि आपके हाथ में स्ट्रिंग्स हों और हम नाच रहे हों जैसे आप चाहें। हम आपके इशारों पे नहीं नाचेंगे। अगेन चाइना और इंडिया के दरमियान अगर ब्रिज का किरदार अदा करने की वो बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये पॉलिसी अगर आप देखें उस टाइम पे बहुत पहले पृथ्वी नारायण शाह की तरफ से भी यही कहा गया था ना नेपाल के हवाले से कि नेपाल इज़ अ यैम बिटवीन टू बोल्डर्स। वो बोल्डर्स क्या हैं? एक तरफ चाइना और एक तरफ इंडिया। तो अब उनको अपने मफादात, अपने इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटाइज करते हुए चलना है और यही उनकी पॉलिसी है। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़। You are watching Apna Watan.